बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का पढ़ाई करो ऑनलाइन पर। आज की क्लास में हम को कोर्स के तहत आपके थर्ड सेमेस्टर में जो आपको पेपर देना रहता है बीए बीएससी बीकॉम थर्ड सेमेस्टर में आपको पढ़ना है ह्यूमन ओलूज एंड एनवायरमेंटल स्टडीज। आपको इसमें पढ़ना पड़ेगा। तो इसी से आपके जो है जितने भी आपके महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं मैं टॉप 100 क्वेश्चन की श्रृंखला लेके आया हुआ हूँ। इससे बनने वाले ह्यूमन ओलूज से टॉप 100 क्वेश्चन की श्रृंखला आज की क्लास के माध्यम से हम करा रहे हैं। इसकी मैंने चैप्टर्स क्लासेज जो है पिछले साल मैंने करा दिया था। टोटल 8 में इसमें जो है चैप्टर थे, आठों की आठों मैंने इसकी चैप्टर कंप्लीट करा रखा है। यदि आपने नहीं देखा है तो आप जाकर इसकी चैप्टर्स भी क्लासेज ले सकते हैं। और बहुत सारे विश्वविद्यालय का मैंने पेपर भी सोल्व किया है। यूपी की जितने भी विश्वविद्यालय थे सभी के मैंने जो है पेपर ऑलरेडी सोल्व कर रखा है। अब जाकर जो है सारे के सारे आप मॉडल पेपरों को भी देख सकते हैं जो आपके एग्जाम में हुए हैं। चलेगा, बहुत ही तेज गति से आज की क्लास के माध्यम से हम ह्यूमन वैल्यूज से बनने वाले टॉप 100 क्वेश्चंस को भी हम करा रहे हैं, जो कि इसमें से काफ़ी क्वेश्चन आपको अपने एग्जाम में देखने को मिलेंगे। पेपर आपका बीए बीएससी बीकॉम सभी कोर्सों में ही आपका कराया जाएगा। चलेगा, इसकी परीक्षा OMR सीट पर ही कराई जाएगी। जैसा आपने जो है सेकेंड सेमेस्टर में फर्स्ट सेमेस्टर में आपने एग्जाम दिया होगा सेम उसी प्रकार। इसका फर्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, आपकी स्क्रीन पे आ चुका है कि एक जो है भारतीय नागरिक के रूप में हमें भ्रष्टाचार का विरोध करना चाहिए। बिल्कुल, भ्रष्टाचार का हमें विरोध करना चाहिए। कभी जो है घूस स्वीकार नहीं करना चाहिए, बिल्कुल। और पर्यावरण का जो है संरक्षण भी करना चाहिए, बिल्कुल। ये जितने भी कार्य हैं हमें एक भारतीय नागरिक के रूप में सारे के सारे कार्य करने चाहिए। इसलिए इसमें का डी ऑप्शन राइट हो जाएगा, उपरोक्त के सभी। फिर इसमें है 2 नंबर क्वेश्चन कि विश्व जो है वन्य जीव कोष, इसको हम WWF कहते हैं, इसकी स्थापना जो है कब की गई है। आपके एग्जाम में क्वेश्चन आपका बनेगा ये। तो इसकी जो है स्थापना कब की गई है, क्वेश्चन महत्वपूर्ण है। इसकी स्थापना हुई थी 29 अप्रैल। कब हुई थी कहोगे? 29 अप्रैल 1961 में। ठीक है, 29 अप्रैल 1961 में इसकी स्थापना हुई थी। और इसका जो मुख्यालय है स्विट्जरलैंड में है। इसका मुख्यालय कहाँ है? WWF का मुख्यालय, इसका मुख्यालय कहाँ कहोगे? जो है स्विट्जरलैंड में। ठीक है, स्विट्जरलैंड में। ठीक है, चलेगा। अब अगला हम क्वेश्चन देखेंगे जो कि 3 नंबर क्वेश्चन है कि किसी कंपनी के जो प्रबंधन को होना चाहिए, जो कंपनी का जो प्रबंधक होता है, ठीक है, जो मैनेजर होता है, उसको जो ईमानदार भी होना चाहिए और परिश्रमी भी होना चाहिए और नेतृत्वशील भी होना चाहिए। इसलिए इसमें का डी होगा, उपरोक्त के सभी चीज़ें इसमें जो होनी चाहिए। फिर आपका है 4 नंबर क्वेश्चन कि 7 पापों की अवधारणा किसने प्रस्तुत किया था, आपको ही बताना। यह क्वेश्चन आपके एग्जाम में फंसेगा कि 7 पापों की अवधारणा किसने प्रस्तुत किया है। 7 पापों में से कोई ना कोई पाप पूछ सकता है। तो 7 पापों की जो अवधारणा है, जो कॉन्सेप्ट है, ये महात्मा गांधी जी ने दिया था। किसने दिया था? महात्मा गांधी जी ने दिया था, महात्मा गांधी जी ने। ठीक है, महात्मा गांधी जी ने 22 अक्टूबर 1925 को अपने एक साप्ताहिक समाचार यंग इंडिया में 7 जो है सामाजिक पापों की एक अवधारणा को जो है प्रस्तुत किया था। ठीक है, इन पापों का उद्देश्य जो है इन प्रथाओं को उजागर करना था कि गांधी जी के अनुसार जो समाज और जो व्यक्तिगत कल्याण के लिए जो हानिकारक थी, तो उनसे जो है लोगों को अवगत कराना था। तो गांधी जी ने 7 पापों में कौन कौन से पाप बताए हैं, ठीक है, इनको भी समझ लो। इन्होंने जो है 7 पाप बताए हैं। कौन कौन से? पहला बताया है बिना काम के धन, मतलब जो है बिना काम किए आप धन नहीं कमा सकते हैं। फिर इसमें विवेक के बिना आनंद। फिर तीसरा है चरित्र के बिना ज्ञान, नैतिकता के बिना जो है वाणिज्य, मानवता के बिना जो है विज्ञान, त्याग के बिना जो है धर्म, और सिद्धांत विहीन राजनीति। तो ये इन्होंने जो है 7 पापों की अवधारणा प्रस्तुत किया है। अभी आगे और भी हम देखेंगे। चलेगा, फिर इसमें है 5 नंबर क्वेश्चन कि गांधी जी के जो है 7 पापों में समाहित है। तो बिना कार्य धन, ये भी जो है समाहित है, इनके पापों में से ही आता है। चरित्र विहीन ज्ञान भी उनके 7 पापों में है। और मानवता विहीन विज्ञान, ये भी उसमें उनके 7 पापों में, इसलिए इसमें का डी होगा, उपरोक्त के सभी। ठीक है, फिर इसमें है आपका 6 नंबर क्वेश्चन कि महात्मा गांधी जी 7 पापों में जो है समाहित हैं। तो इसमें जो है नैतिकता विहीन व्यापार, त्याग बिना धर्म, सिद्धांत विहीन राजनीति, ये सभी हैं, इसमें का डी होगा। ये सभी इसमें के जो है समाहित हैं। फिर इसमें है आपका 7 नंबर क्वेश्चन है कि कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व जो है संबंधित है, जिसको हम CSR कहते हैं। ठीक है, CSR, इसका एग्जाम में फुल फॉर्म काफ़ी बार पूछा भी गया है। तो CSR का फुल फॉर्म क्या होता है? कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, जिसको हम हिंदी में जी कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व कहते हैं। तो ये किससे संबंधित है आपको बताना है। तो कहोगे जो है ये कंपनी से संबंधित है। ठीक है,
ये किससे संबंधित है, तो कहोगे जो है ये जो संबंधित है कंपनी से संबंधित है। ठीक है, CSR क्या है, एक अवधारणा है जिसके तहत जो है कंपनियां केवल लाभ कमाने के बजाय, मतलब लाभ कमाने के बजाय समाज और पर्यावरण के प्रति जो है अपनी जिम्मेदारियों को भी जो है समझती हैं, उसका निर्वहन करती है। यही आपका CSR है। CSR का देखो, CSR को जो है ये कंपनी का लाभ कमाना तो है ही, ठीक है, और साथ ही समाज और पर्यावरण के प्रति जो उनकी जिम्मेदारियां हैं उनको भी समझना है, ताकि कोई किसी को नुकसान ना हो, ना तो व्यक्ति का नुकसान हो समाज का, ना तो पर्यावरण का हो। उनकी जो है जिम्मेदारियों को भी समझना है और उनका निर्वहन करना है। यही आपका CSR है। तो इसमें का आप लगाओ, जो राइट आपका हो जाएगा इसमें का C ऑप्शन। अगला क्वेश्चन भी आपका है 8 नंबर आपकी स्क्रीन पे आ चुका है। CSR का फुल फॉर्म क्या, आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनेगा। अभी मैंने आपको बताया कॉर्पोरेट जो है सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, इसका फुल फॉर्म होता है। इसका पहला ऑप्शन पूर्णतः राइट होगा। फिर आपके स्क्रीन पे आ चुका है 9 नंबर क्वेश्चन है, NGT का फुल फॉर्म क्या आपको बताना है। NGT का फुल फॉर्म के एग्जाम में काफ़ी बार पूछा भी गया है। इसकी स्थापना कब हुई, इस तरह से आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनेंगे। NGT का जो फुल फॉर्म होता है, N से होता है नेशनल, G से होता है ग्रीन, T से होता है ट्रिब्यूनल। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल इसका फुल फॉर्म होता है NGT का। अब इसकी जो है स्थापना कब हुई, इसका गठन कब हुआ, आपके एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है। NGT की जो स्थापना हुई थी 2010 को। कब हुई थी, 2010 को इसका गठन हुआ था। ये भी पॉइंट आपको याद रखना है। फिर अगला क्वेश्चन आपका है 10 नंबर है, NGT जो किससे संबंधित है आपको ये बताना है। तो कृषि उत्पादन से है, नहीं। कृषि उत्पादकता से है, नहीं। और पर्यावरण संरक्षण से है, बिल्कुल। पर्यावरण संरक्षण से जो है NGT संबंधित है। इसमें का तीसरा ऑप्शन पूर्णतः राइट हो जाएगा। फिर आपका है 11 नंबर क्वेश्चन, AQI किससे क्या तात्पर्य है, इसका फुल फॉर्म क्या होता है। A से होता है एयर, Q से होता है क्वालिटी, I से होता है इंडेक्स। एयर क्वालिटी इंडेक्स इसका फुल फॉर्म होता है। इसमें का दूसरा ऑप्शन पूर्णतः राइट होगा। यह आपके एग्जाम में क्वेश्चन आपका बनेगा। फिर आपका है AQI किसकी गुणवत्ता से संबंधित, जाहिर सी बात है इसका फुल फॉर्म ही होता है एयर क्वालिटी इंडेक्स। मतलब एयर मतलब वायु से संबंधित है, एयर से संबंधित है। इसमें का पहला। अगला क्वेश्चन भी आपका है 13 नंबर की, साइबर जो है असुरक्षा संबंधित है। क्वेश्चन समझो, साइबर असुरक्षा संबंधित है तो देश के क्षेत्रफल की सुरक्षा से नहीं, ऑनलाइन आंतरण से, बिल्कुल ऑनलाइन ट्रांजेक्शन से संबंधित है। इसमें का दूसरा ऑप्शन पूर्णतः राइट हो जाएगा 13 नंबर क्वेश्चन का। फिर 14 नंबर क्वेश्चन है, साइबर अपराध में समाहित है तो साइबर अपराध में क्या समाहित है, तो इसमें ऑनलाइन आंतरण भी समाहित है। फेसबुक के माध्यम से सांप्रदायिकता संदेश प्रसारित करना, ये भी समाहित है। ऑनलाइन आतंकवाद वित्त पोषण, ये भी इसमें समाहित है। इसमें होगा डी ऑप्शन, ये सभी चीज़ें इसमें जो है समाहित हैं। अगला क्वेश्चन भी आपका है 15 नंबर, कि निम्न में से जो है कौन कार्बनिक खाद्य है आपको बताना है। तो कौन सा कार्बनिक खाद्य है आपको ये बताना है। देखो इसमें क्वेश्चन थोड़ा सा गलत दिया हुआ है, ठीक है। इसमें कह रहा है कि कौन सा कार्बनिक खाद्य, जबकि इसकी इंग्लिश देखो, विच इज नॉट ऑर्गेनिक फूड, मतलब कौन सा इसमें का ऑर्गेनिक फूड नहीं है। तो इसमें का जंक फूड ये भी ऑर्गेनिक फूड नहीं है, फास्ट फूड भी नहीं है, ठीक है, प्रोसेस्ड फूड ये भी नहीं है। तो इसमें का डी लगाओ। इसमें का जो है इंग्लिश इसमें का सही, हिंदी थोड़ी सी गलत हो गई। अगला देखो भी 16 नंबर है, कि निम्न में से कौन जो है व्यवसाय प्रबंधन का मूल्य नहीं है आपको बताना है। कौन सा इसमें का प्रबंधन का मूल्य नहीं है, तो भ्रष्टाचार भी प्रबंधन का मूल्य नहीं है, ठीक है, घूस भी नहीं है, और निम्न गुणवत्ता उत्पाद, तो लो क्वालिटी जो प्रोडक्ट है वो भी जो है इसके मूल्य नहीं है। इसमें का डी लगाओ, उपरोक्त के सभी। फिर आपका है 17 नंबर क्वेश्चन, कि रतन टाटा ये क्या है, तो रतन टाटा जी जो है क्या है नहीं, मतलब थे, क्योंकि इनकी मृत्यु हो गई है 2024 में रतन टाटा जी की। रतन टाटा जो है थे, तो रतन जो टाटा जी थे ये उद्योगपति भी थे और पायलट भी थे। पायलट का मतलब ये होता है कि इनके पास पायलट का लाइसेंस था, भले ही इन्होंने चलाया ना हो लेकिन इनके पास लाइसेंस था। और दानदाता भी थे, बहुत इन्होंने दान भी किया है। तो इसमें का डी होगा उपरोक्त के सभी। अब क्वेश्चन इसमें से एक बनता है कि रतन टाटा जी का जन्म कब हुआ है, इनकी मृत्यु कब हुई, क्योंकि हाल ही में भी 2024 में इनकी मृत्यु हुई है अक्टूबर में। तो इनसे क्वेश्चन जो है काफ़ी बार रिपीट हुए हैं, तो इनके बारे में थोड़ा सा हम बताते चलें शॉर्ट में। तो इनके हम जन्म की बात करें तो पहले हम जन्म की, ठीक है, हम इधर इनकी मृत्यु के बारे में हम देखेंगे। तो इनका जन्म की यदि हम बात करें, इनका जो जन्म हुआ था 28 दिसंबर 28
28 दिसंबर 1937 को जो है इनका जन्म हुआ था। इनके यदि हम मृत्यु की बात करें, इनकी जो मृत्यु हुई थी 9 अक्टूबर 9, ठीक है, 9 अक्टूबर 2024 को जो है इनकी मृत्यु हुई थी। ठीक है, तो इनके जन्म, इनकी मृत्यु आपको याद रखना है, एग्जाम में क्वेश्चन कोई ना कोई पूछ सकता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा जो कि आपका 18 नंबर है। फिर 18 नंबर क्वेश्चन आपका, अजीम प्रेमजी कौन है? तो एक भारतीय व्यापार टाइकून भी हैं, निवेशक भी हैं, परोपकारी भी हैं। इसमें का डी लगाओ उपरोक्त के सभी। फिर 19 नंबर क्वेश्चन कि सोशल मीडिया के अंतर्गत आता है। तो सोशल मीडिया देखो, फेसबुक भी सोशल मीडिया है, व्हाट्सएप भी है, ट्विटर भी है, इसलिए इसमें का डी होगा उपरोक्त के सभी। 20 नंबर आपका क्वेश्चन है, यहाँ से आपको मैचिंग करना है। इधर आपके दिए हुए हैं संस्थापक इसके हैं, तो इसमें आपको मिलान करना। तो रतन टाटा जी जो हैं ये टाटा सन्स से संबंधित हैं, और अजीम प्रेमजी विप्रो के संस्थापक हैं ये, और बिल गेट्स जो कि माइक्रोसॉफ्ट के जो है ये सीईओ हैं, या फिर कह सकते हैं इसके संस्थापक हैं, सीईओ नहीं है। तो इस तरह से आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनेंगे, जिसका पहला ऑप्शन पूर्णतः राइट होगा। अगला क्वेश्चन आपका है, विवेकानंद के जो है दर्शन को समानता जाना जाता है, तो व्यवहारिक वेदांत के रूप में नाम से जाना जाता है, प्रैक्टिकल वेदांता के रूप में। इसमें करेक्ट होगा आपका सी। मूल्यों को जो है किस रूप में भी जो है जाना जाता है? तो मूल्य जो है इसको मानक और आदर्श के रूप में जाना जाता है, स्टैंडर्ड जो है आइडियल्स। इसमें का बी। फिर आपका 23 नंबर क्वेश्चन के, एक अच्छी जो है मूल्य प्रणाली संपूर्ण लोगों के लिए जो है अच्छा करने की एक क्या है? प्रतिबद्धता है। ठीक है, क्या है? प्रतिबद्धता है। इसमें का होगा पहला। नवयुवकों को जो है सही मार्ग पर अग्रसर करने के लिए कैसी शिक्षा जो है व्यवस्था आवश्यक है? तो नैतिक शिक्षा भी आवश्यक है, आध्यात्मिक भी है, धर्मनिरपेक्ष शिक्षा भी आवश्यक है। इसमें का डी होगा। भारत में भ्रष्टाचार कहाँ कहाँ देखने को मिलता है? तो भारत में भ्रष्टाचार जो है राजनीति में भी है, और जो है नौकरशाही में भी है, बिजनेस में भी, इसलिए इसमें का डी होगा उपरोक्त के सभी क्षेत्र में आपको मिलेगा। अब काले धन से क्या तात्पर्य है? काला जो ब्लैक आपकी मनी होती है, ये क्या होती है? देखो, जो आपने कमाया, आपने टैक्स नहीं दिया सरकार को, तो उसको ब्लैक मनी कहा जाता है। मतलब जो है धन अर्जन जिस पर कर चोरी की गई है, टैक्स आपने चोरी कर लिया है, टैक्स आपने सरकार को नहीं दिया, तो काला धन आपका कहलाएगा। इसमें का तीसरा होगा। फिर 27 नंबर क्वेश्चन की, भ्रष्टाचार की शिकायत जो है कहाँ की जाती है? आपको बताना है। तो भ्रष्टाचार की शिकायत जो है, जो इसका मेन जो सेंटर है, जो केंद्र आप कह सकते हैं, तो केंद्रीय सतर्कता आयोग है। ठीक है, जिसको हम CBC कहते हैं। ठीक है, ठीक है, इसको सेंट्रल विजिलेंस कमीशन होता है, इसमें शिकायत की जाती है। तो इसमें का दूसरा ऑप्शन राइट होगा। अगला क्वेश्चन भी आपका 28 नंबर है। तो मूल्य क्या है? वैल्यू क्या है? इसकी हम बात करें तो मूल्य जो है विचार भी हैं, विचारधारा भी है, कार्य हैं जो हमारे लिए महत्वपूर्ण हैं। इसमें का पहला 29 नंबर क्वेश्चन है कि मूल्यों को जो है किस रूप में जो है जाना जाता है? तो मूल्यों को जो है हम स्टैंडर्ड और आइडियल के रूप में जानते हैं, मानक और आदर्श के रूप में। इसमें का बी। 30 नंबर क्वेश्चन की, बलरामपुर, अयोध्या, लखनऊ और कानपुर, ये 4 नगर है, इन सभी की AQI यानी एयर क्वालिटी जो इंडेक्स है, बलरामपुर की जो है 300 है, अयोध्या की जो है तो 350 है, लखनऊ की 400 जो है एयर क्वालिटी इंडेक्स है, कानपुर की जो है 450 मतलब जो है 450 है। इसमें सबसे ज़्यादा किसका जो है स्तर हवा प्रदूषण का? तो कहोगे भैया 450 किसका? कहोगे कानपुर का है, तो कानपुर का। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा कि भ्रष्टाचार के कारण क्या है, आपको बताना है। तो आर्थिक असुरक्षा भी है, आयकर की उच्च दर, लोकतांत्रिक प्रणाली, सभी इसमें का आप डी लगाइएगा। विवेकानंद जो है आधुनिक भारत के निर्माता है, ये स्टेटमेंट किसने कहा है? आपको बताना है। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनेगा। तो ये स्टेटमेंट कहा गया था नेता सुभाष चंद्र बोस के द्वारा। इसमें का जो राइट आपका हो जाएगा डी ऑप्शन, नेता सुभाष चंद्र बोस जी। अगला ऑप्शन भी आपका कि विंग्स ऑफ फायर, ये जो पुस्तक है, ठीक है, अग्नि की उड़ान जिसको हिंदी में हम कहते हैं, तो ये APJ अब्दुल कलाम के द्वारा लिखी गई है। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनेगा। सोशल मीडिया जो है किसे बढ़ावा देती है? तो साइबर बुलिंग को। इसमें का बी होगा। साइबर जो है सुरक्षा, क्या सुरक्षा करती है? तो साइबर सुरक्षा जो सुरक्षा करती है, साइबर सुरक्षा इंटरनेट से जुड़े सिस्टमों की सुरक्षा करती है। इसमें का सी। मानकीकरण के जो है क्या लाभ हैं, आपको बताना है। तो जो है डिजाइन में आसान भी है, निर्माण करने में आसान है, निर्माण को पूरा करने में भी आसान है। इसमें का डी होगा उपरोक्त के सभी।
37 नंबर क्वेश्चन की मानकीकरण के नुकसान में से एक है आपको बताना है। तो मानकीकरण का नुकसान क्या है आपको बताना है। तो अधिक से अधिक ग्राहक संतुष्टि इसका नुकसान नहीं, इसका फायदा है। विनियमितता ये भी इसका फायदा है। उत्पाद डिजाइन की प्रारंभिकी ये भी इसका फायदा है। छोटा उत्पाद जीवन चक्र इसका एक प्रकार का नुकसान है, घाटा है। इसमें का होगा डी। अगला क्वेश्चन फिर आपका है 38 नंबर की ISI जो मार्क है ये किसके लिए होता है। तो ये इंडस्ट्रियल के लिए होता है, औद्योगिक क्षेत्र के लिए होता है। इसमें का होगा बी। निम्न में से कौन सा सोशल मीडिया का भाग नहीं है, पार्ट नहीं है। तो फेसबुक सोशल मीडिया है, सभी को पता है। व्हाट्सएप भी है और इंस्टाग्राम भी, लेकिन वीडियो कॉल कोई भी जो है सोशल मीडिया नहीं है, इसलिए इसमें का सी। पर्यावरण अदालत कौन सी है। तो कहोगे नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल है, राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण, ठीक है। 40 नंबर क्वेश्चन का हो जाएगा इसमें का सी ऑप्शन। एनजीटी की स्थापना कब हुई, मैंने अभी आपको बताया था 2010 में। एनजीटी की स्थापना कब हुई थी। तो इसकी स्थापना हुई थी 18 अक्टूबर 2010 को इसकी स्थापना हुई थी, ठीक है। इसमें का पहला होगा ओजोन छिद्र जो है किसके कारण होता है, किसका कारण है आपको ये बताना। तो ओजोन छिद्र जो है CFC इसका मेन कारण है। CFC जो गैस है सबसे मेन किरदार इसी का रहता है ओजोन के छिद्र होने का, ठीक है। तो इसमें CFC राइट विकल्प हो जाएगा। अब CFC है क्या, जो क्लोरोफ्लोरो जो कार्बन से इसको हम कहते हैं, फुल फॉर्म इसको हम शॉर्टकट में CFC कहते हैं। तो ये मानव एक निर्मित रसायन है जो पहले रेफ्रिजरेटर, एयर कंडीशनर इन सब चीज़ों में प्रयोग होता था, जिससे तापमंडल में जो है ओजोन जो कि अणुओं को जो है नष्ट करते थे, और जिससे ओजोन परत जो है पतली हो जाती है, उसमें छिद्र बन जाते हैं। तो इसमें सबसे मेन रोल रहती है CFC की। इसमें का पहला वातावरण की कौन सी परत जो है पराबैंगनी किरणों से बुरे प्रभाव से पृथ्वी पर जीवन की रक्षा करती है। तो ओजोन परत करती है, ओजोन लेयर। इसमें का सी। पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है, कहोगे 5 जून को। आपके एग्जाम में क्वेश्चन ये भी आपका बनेगा। अगला क्वेश्चन भी आपका पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है, कहोगे जो है 22 अप्रैल को। कब मनाया जाता है, कहोगे 22 अप्रैल को। हरित क्रांति संबंधित है, हरित क्रांति कृषि उत्पादन से है। इसमें का सी। 46 नंबर क्वेश्चन का सी ऑप्शन राइट रहेगा। अगला क्वेश्चन भी आपका है 47 नंबर की पर्यावरण जो है संरक्षण अधिनियम ये कब अस्तित्व में आया, आपको बताना है। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम जो अस्तित्व में आया था ये कब आया था, आपको ये बताना है। देखो 23 मई 1986, ठीक है। ये क्या हुआ था, ये पारित हुआ था, ठीक है। ये पारित हुआ था। और 19 नवंबर, ठीक है, 19 नवंबर 1986 को ही जो है इसको लागू कर दिया गया था, ठीक है। इसको लागू किया गया था। तो दोनों पॉइंट आपको याद रखना है। तो ये कब अस्तित्व में आया था, 1986 को, क्योंकि 86 को पारित हुआ था, 86 में इसको लागू किया गया था। केवल डेट थोड़ा सा अंतर है बस, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, फिर जीवमंडल क्या है आपको बताना है। तो जीवमंडल होता है इकोसिस्टम है एक। जीवमंडल क्या है, जीवमंडल जो है एक इकोसिस्टम है जिसको हम पारिस्थितिकी तंत्र कहते हैं। तो जीवमंडल क्या है, जीवमंडल सभी जो है पारिस्थितिकी तंत्रों का एक योग है। यहाँ जो है वैश्विक पारिस्थितिकी तंत्र जो सभी जीवित प्राणियों उनके संबंधों का एकीकृत करता है, जिसमें स्थल मंडल, भूमंडल, जलमंडल, वायुमंडल तत्वों को जो उनकी अंतःक्रिया में शामिल होते हैं। तो इकोसिस्टम है, एक परितंत्र है। इसमें का लगाओ राइट आपका हो जाएगा सी ऑप्शन। परितंत्रों के जो है समुच्चय को क्या कहते हैं, आपको ये बताना है। तो इकोसिस्टम का जो समुच्चय है, ये जो सेट है, इसको सेट को हम कहते हैं बायोस्फीयर कहते हैं, जीवमंडल कहते हैं। 49 नंबर क्वेश्चन का जो राइट आपको हो जाएगा सी ऑप्शन होगा। 50 नंबर क्वेश्चन की पारिस्थितिकी तंत्र को इस रूप में परिभाषित किया जा सकता है। तो पारिस्थितिकी जो तंत्र है ये पर्यावरण के साथ जो है सभी पौधे और जो जानवरों की प्रजातियां होती हैं। इसमें कब लगाओ डी ऑप्शन। पारिस्थितिकी तंत्र में एक दूसरे को जो है खाने की जो श्रृंखला होती है उसको क्या कहते हैं। पारिस्थितिकी तंत्र में एक दूसरे की खाने की श्रृंखला, जैसे कि पेड़ पौधे जो हैं, पेड़ पौधे, ठीक है, ये अपना भोजन जो है स्वयं बनाते हैं सूर्य की, ठीक, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करके। अब ये जो पेड़ पौधे आपके होते हैं, ठीक है, इनको कौन खाते हैं, तो कहोगे शाकाहारी जानवर खाते हैं, जैसे कि गाय होगी, बकरी होगी, हिरन होगी, तो ये सब चीज़ें खाते हैं। अब इनको जैसे कि शेर खाता है बकरी को, तो इस तरह से एक दूसरे को खाते हैं, तो ये एक श्रृंखला बनती है। तो इस श्रृंखला को हम क्या कहते हैं, तो इसको हम फूड चेन कहते हैं।
इसमें करेक्ट होगा आपका पहला ऑप्शन। 51 का पहला ऑप्शन पूर्णतः राइट है। फिर 52 नंबर क्वेश्चन की जो है पारिस्थितिकी तंत्र के अवयव क्या हैं। तो पारिस्थितिकी जो तंत्र है इकोसिस्टम से, इसमें जो है आपके सभी जो है पेड़ पौधे भी आते हैं, आपके जानवर भी आते हैं और माइक्रोब्स भी आते हैं। इसमें का आप लगाओ डी है सभी। अम्ल वर्षा में से जो है में क्या उपस्थित रहता है आपको बताएं। तो अम्ल वर्षा में जो है NH3 क्या है, NH3 क्या है बताइए। NH3 आपका जो है नाइट्रिक अम्ल है और H2SO4 जिसको हम सल्फ्यूरिक अम्ल कहते हैं, सल्फ्यूरिक एसिड है ये। तो ये दोनों चीज़ें जो है अम्ल वर्षा में उपस्थित रहती हैं। तो इसमें का होगा आपका डी ऑप्शन, उपरोक्त के दोनों, मतलब उपरोक्त का मतलब बी व सी दोनों। अगला देखिएगा 54 नंबर है कि PM जो है 2.5 ये किससे संबंधित है। तो ये जो संबंधित है वही प्रदूषण से। किससे है ये, वही प्रदूषण है, वही में जो है ये कण को दर्शाते हैं, ठीक है, प्रदूषण को दर्शाते हैं। फिर आपका है श्रीमद् भगवत गीता के बारे में से कौन सा कथन सत्य है। तो यह हिंदी में लिखा गया नहीं, यह संस्कृत में लिखा गया बिल्कुल। इसमें का केवल दूसरा ऑप्शन सही है बस। अगला क्वेश्चन पे आपका भगवत गीता के सिद्धांत के अनुसार प्रत्येक प्रबंधन में निम्न जो है चारित्रिक गुण होने चाहिए। तो इसमें जो गुण होने चाहिए, दृष्टिकोण निर्माण करना, इवेंट के गुण होने चाहिए, दृष्टिकोण को वास्तविकता में परिवर्तित करने की रणनीति की योजना बनाना, ये भी गुण होने चाहिए, नेतृत्व की कला के भी गुण होने चाहिए। इसमें का डी होगा ये सभी। प्रबंधन का कार्य क्या है। तो संस्थागत जो है उत्कृष्टता स्थापित करना भी कार्य है, नवाचारी संस्थान निर्मित करना भी इसका कार्य है, मानव संसाधन का विकास करना भी, इसलिए इसमें का डी होगा। अधिकांश भारतीय उद्यम जो है प्रबंधकीय प्रवृत्ति में निम्न जो है समस्याओं का सामना कर रहे हैं। तो सभी चीज़ों का सामना कर रहे हैं, जैसे कि विवाद का भी कर रहे हैं, निम्न उत्पादकता का भी, प्रेरणा का अभाव का, ये सभी का कर रहे हैं। 58 नंबर क्वेश्चन का राइट आपका होगा डी ऑप्शन। फिर 59 नंबर क्वेश्चन के APJ अब्दुल कलाम के अनुसार माता पिता और अध्यापकों को विकसित करना चाहिए तो बच्चों में नैतिकतापूर्ण नेतृत्व के गुण, ठीक है, मॉरल लीडरशिप इन चिल्ड्रन। इसमें का पहला ऑप्शन पूर्णतः राइट होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन फिर देखिएगा जो कि 60 नंबर है कि APJ अब्दुल कलाम का बल था कि शिक्षा होनी चाहिए। तो शिक्षा जो है एक्टिविटी बेस होनी चाहिए, क्रियाविधि आधारित भी होनी चाहिए, मूल्य आधारित भी होनी चाहिए, और स्मृति मेमोरी बेस भी होनी चाहिए। इसमें का डी सभी होनी चाहिए। विश्व जनसंख्या दिवस ये कब मनाया जाता है आपको ये बताना है। तो 11 जुलाई को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है कहोगे, 11 जुलाई को। फिर आपका है 62 नंबर क्वेश्चन कि प्राचीन भारतीय साहित्य प्राकृत के साथ प्रदूषण रहित संतुलन बनाए हुए हैं। तो ये जो कथन है पूर्णतः सत्य है, बिल्कुल संतुलन बनाए हैं। इसमें का भी पहाड़ों और जो खुले स्थानों पर वनों के निकट नदियों की धारा के पास रहने वाले व्यक्ति अधिक जो होते हैं स्वस्थ रहते हैं और दीर्घायु होते हैं, लंबे समय तक जीते हैं। इसमें का पहला मानव चेष्टा करता है तो पर्यावरण को जो अपने अनुकूल बनाने की, मानव चेष्टा क्या करता है, पर्यावरण को अपने अनुकूल बनाने की, ठीक है। इसमें का पहला। अगला ऑप्शन भी आपका है 65 नंबर कि वैश्विक तापन से जो प्रभाव पड़ेगा। तो वैश्विक तापन से जो प्रभाव पड़ेगा वो क्या पड़ेगा। तो ये जो प्रभाव जो है मौसम पर भी पड़ेगा, तापमान पर भी रहेगा, ध्रुवीय बर्फ, ये सभी पर इसका इफेक्ट रहेगा। इसमें का डी वैश्विक तापन का जो है प्रभाव नहीं पड़ता है। तो जलवायु परिवर्तन पर पड़ेगा, ये ग्लेशियर पर भी पड़ेगा, हिम पर्वत पर भी पड़ेगा, लेकिन मुद्रास्फीति पर नहीं पड़ेगा। इसमें का डी वायु क्या है। तो वायु एक मिश्रण है, आप लोगों ने पहले से ही पढ़ा होगा, वायु कंपाउंड ही मिश्रण है। अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला ऑप्शन भी आपका है कि वनों को जो है काटने का परिणाम होता है। तो वनों को यदि आप काट दोगे तो मिट्टी का जो है क्षरण होगा, मतलब जब बारिश होगी तो मिट्टी का बहाव होगा और अनियंत्रित बाढ़ भी आएगी। तो इसमें का होगा सी। सतत विकास के लिए आवश्यक है। तो सतत विकास के लिए जैविक विविधता का संरक्षण भी आवश्यक है, प्रदूषण के नियंत्रण, निर्धनता में कमी। तो इसके लिए जो है क्या आवश्यक है सतत विकास के लिए। तो जब निर्धनता में कमी आ जाएगी, सभी लोग जो है अमीर हो जाएंगे, तो ये भी सतत विकास का ही आवश्यक, उसके लिए आवश्यक है। तो इसमें आप डी लगाओ। पारिस्थितिकी तंत्र के लिए जो है टिकाऊ जैव समूह कहलाता है, इसको हम क्लाइमैक्स कहते हैं, चरम अवस्था। इसमें का होगा सी। खाद्य जाल में ऊर्जा का प्रवाह जो होता है एक दिशा में होता है। इसमें का राइट आपका हो जाएगा पहला ऑप्शन। 71 का पहला ऑप्शन पूर्णतः राइट रहेगा। फिर आपका है प्रकाश संश्लेषण के लिए कौन सी गैस आवश्यक होती है। तो CO2 रहती है, कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। इसमें का राइट आपका होगा सी ऑप्शन।
प्रकाश संश्लेषण से कौन सी गैस निकलती, कहोगे O2 निकलती है, ऑक्सीजन। इसमें करेक्ट आपका हो जाएगा सी। कॉर्पोरेट जो है सामाजिक उत्तरदायित्व का क्या तात्पर्य है, यानी सोशल जो है जो कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो इसका क्या दायित्व है, इसका क्या तात्पर्य है, आपको ही बताना है, ठीक है। तो इससे हम तात्पर्य की यदि हम बात करें, ठीक है, तो इसका क्या तात्पर्य है, तो इसका तात्पर्य है कंपनियों की न केवल अपने आर्थिक प्रदर्शन के लिए है बल्कि सामाजिक और पर्यावरण प्रभाव के लिए भी है जिम्मेदारी होती है। मतलब जो कंपनियां होती हैं उनको, हाँ ठीक है आप रुपए पैसे कमाओ, लेकिन ये भी साथ में देखना है कि जो समाज है, जो पर्यावरण है, उसको भी कोई भी क्षति ना हो, उसको कोई नुकसान ना हो, इसी को हम कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व कहते हैं, ठीक है। तो इसमें से लाभ अर्जित करना नहीं है, लाभ अर्जित करना ये भी नहीं, ना करना ये भी नहीं, ना तो लाभ अर्जित करना ना ही हानि उठाना, तो ये भी नहीं है, तो इसमें आप डी लगाओ, ज़्यादा सही रहेगा, ठीक है, इनमें से कोई नहीं। चलिए अगला क्वेश्चन देखो, तो इसमें का तीसरा हो सकता है लेकिन इसमें का आप डी लगाओ। अगला क्वेश्चन देखिएगा जो कि 75 नंबर क्वेश्चन की जीवधारियों और उसके जो है वातावरण के बीच एक अंतर अभिक्रिया के अध्ययन को जो हम क्या कहते हैं, आपको ये बताना है। तो इसको जो कहते हैं हम परिस्थिति कहते हैं। इसमें का होगा आपका तीसरा ऑप्शन, 75 का तीसरा ऑप्शन राइट होगा। पारतंत्र के जो है घटक हैं, तो पारतंत्र के जो घटक, दो घटक होते हैं, एक होता है, ठीक है, जैविक घटक और अजैविक घटक, लिविंग और जो है नॉन लिविंग। मतलब जो है लिविंग का मतलब क्या होता है, जिसमें जान होती है, और नॉन लिविंग का मतलब होता है जिसमें जान नहीं होती। अगला क्वेश्चन देखिएगा, मृदा अपरदन जो है रोका जा सकता है, तो मृदा अपरदन को जनसंख्या वृद्धि के द्वारा नहीं, वन रोपण के द्वारा, बिल्कुल इसमें का दूसरा ऑप्शन केवल राइट होगा। सौर ऊर्जा प्राप्त होती कहोगे सूर्य से, इसमें का सी। पर्यावरण के जो है अजैव अवयव का जो है उदाहरण क्या आपको बताना। अजैव मतलब होता है नॉन लिविंग। अब जैविक और अजैविक अब घटक होते क्या है, थोड़ा सा शॉर्ट में समझ लो। सबसे पहले जैविक क्या होता है, जैविक घटक, ठीक है, और एक होता अजैविक। जैविक मतलब होता है सजीव, सजीव का मतलब क्या होता है, जिसमें जान होती है, जिसमें जान होती है, जान होती है। कौन कौन सी जान होती है, जैसे कि आपके पेड़ पौधे में जान होती है, आपके जानवर हो गए हैं, पशु पक्षी हो गए हैं, तो ये सब क्या है, इसमें जान होती है, सभी गाय बकरी वगैरह, तो इसमें जान होती है, तो इसको हम जो है पारिस्थितिकी तंत्र के जैविक घटक कहते हैं। अब अजैविक क्या है, जिसमें जान नहीं होती, जिसको हम निर्जीव कहते हैं, जैसे कि आपकी वायु हो गई, ठीक है, मिट्टी हो गई, आपकी चट्टान हो गई, पानी हो गया, तो इसमें क्या है, इसमें जान नहीं होती, तो इसको हम अजैविक घटक कहते हैं। तो इसमें कह रहा कि अजैविक अवयव का घटक कौन सा, अजैविक, तो अजैविक का मतलब हो जाएगा नॉन लिविंग, जिसमें जान नहीं होती। जाहिर से वनस्पति में जान होती है, जंतु में भी जान होता है, लेकिन हवा में कोई भी जान नहीं होती है, तो इसमें का तीसरा ऑप्शन पूर्णतः राइट होगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा जो कि 80 नंबर की, परिस्थितिकीय संतुलन बनाए रखने के लिए भारत में वन का क्षेत्र कितना होना चाहिए, तो जो है 33.3% होना चाहिए। इसमें का सी होगा। निम्न में से कौन से जो है कृषि कार्य पर्यावरणीय दृष्टि से जो उपयुक्त है, आपको बताना है। तो पर्यावरण की दृष्टि से जो सबसे अच्छी जो कृषि मानी जाती है, ऑर्गेनिक कृषि मानी जाती है, क्योंकि इसमें कोई भी दवाई वगैरह नहीं डाली जाती है, एकदम ऑर्गेनिक तरीके से की जाती है, तो ये पर्यावरण को कोई भी नुकसान नहीं पहुंचाती। अब जितने भी दवाई वगैरह आप तो पढ़ने लगे हैं, ठीक है, सभी कीटनाशक वगैरह, जिससे पर्यावरण को काफ़ी नुकसान होता है, तो ये पर्यावरण के साथ कह सकते हो इको फ्रेंडली के साथ इसके माध्यम से खेती की जाती है, तो इसमें का पहला लगाओ। CO2 एक जो है प्रदूषक है, क्योंकि यह जो है ये क्या करती है, हीमोग्लोबिन से जो है संयोग करती है। इसमें का सी। 82 नंबर क्वेश्चन का सी ऑप्शन राइट होगा। फिर आपका है मेट्रो नगरों में प्रदूषण का मुख्य स्रोत क्या है, प्रमुख स्रोत क्या है। तो वैसे तो मेट्रो नगर जैसे कि दिल्ली हो गया, लखनऊ हो गया, तो जहाँ जहाँ मेट्रो नगर हो गए चलो ठीक है, लेकिन जाहिर से बात है मेट्रो नगर हो तो गए, लेकिन सभी लोग थोड़ा नहीं उसमें जा रहे हैं। तो कुछ लोग अभी भी वाहन यूज कर रहे हैं, गाड़ी यूज कर रहे हैं, चरपहिया यूज कर रहे हैं, तो उससे अभी भी जो है कह सकते हो जो धुआं निकलता है, तो उससे जो है ईंधन चलित वाहन से अभी भी वहाँ प्रदूषण होता है। इसमें कब भी DDT क्या है, एक कीटनाशक है, इसमें होगा बी। 85 नंबर आपका क्वेश्चन दोगे, परिस्थिति में अजैविक घटक निम्न में से कौन सा है, आपको बताना है। तो ऊर्जा का जो प्रवाह है एक अजैविक घटक है, ठीक है। तो इसमें जो खनिज चक्रण दूसरा जो ऑप्शन दिया हुआ है,
खनिज चक्रण जो है जिसमें पोषक तत्वों का पुनर्चक्रण इसमें शामिल होता है। ये जैविक और अजैविक दोनों घटकों से प्रभावित होता है। ये घटक जो एक दूसरे को प्रभावित करते हैं और इनके दोनों के बीच में जो है पदार्थों का आदान प्रदान होता है। ठीक है, तो इस तरह से आपको लिखना है। ये जो चक्र होते हैं, ये जो खनिज जो चक्रण होता है या जो है जैविक और अजैविक यानी जो है जीवित और निर्जीव ये घटकों के बीच में होता है। तो ये बीच की कड़ी है, तो इसको इसलिए नहीं दिया गया। जो भोक्ता होता है तो मनुष्य वगैरह जो उपयोगकर्ता होता है, तो केवल इसमें ऊर्जा का प्रवाह ही जो है अजैविक घटक और सभी नीचे के जैविक घटक हैं। इसमें का पहला पोषी स्तर जो है बना होता है, तो जो है खाद्य श्रृंखला से जुड़े जीवों से बनता है। इसमें का डी एक पादप को जो है शाकाहारी खाते हैं, जिसे फिर मांसाहारी खाते हैं, तो इससे एक बनती है। मतलब जो पादप होते हैं जैसे कि पेड़ पौधे होते हैं, इसको कौन खाता है? शाकाहारी खाते हैं, जैसे हिरन, बकरी वगैरह। फिर बकरी को शेर खाता है। ठीक है, तो इस तरह से एक इससे क्या बनती है? एक फूड चेन बनती है, खाद्य श्रृंखला। तो 87 नंबर क्वेश्चन करेक्ट आपका हो जाएगा पहला ऑप्शन। पारतंत्र का महत्व होता है, तो पारतंत्र का महत्व जो है ऊर्जा प्रवाह में भी होता है, खनिज चक्रण में भी। इसमें 81। 89 नंबर क्वेश्चन है कि टैरिफ एक ऐसा जो है संगठन है जिसकी स्थापना की गई थी। इसकी स्थापना की गई थी 1976 में। इसमें का पहला। अगला क्वेश्चन भी आपका है 90 नंबर के निम्न में से जो है किसकी जनसंख्या सर्वाधिक है? तो दिल्ली में जो है सबसे ज़्यादा जनसंख्या है, घनी आबादी वाला जो है, इसलिए इसमें करेक्ट होगा आपका बी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन भी आपका निम्नलिखित में से कौन जो जनसंख्या वृद्धि का प्रमुख कारण नहीं है? तो गर्म जलवायु जनसंख्या वृद्धि का कारण है, गरीबी भी है, अशिक्षा भी है, अच्छी चिकित्सीय सुविधा इसकी कोई भी जनसंख्या वृद्धि का कारण नहीं है, इसलिए इसमें का होगा आपका डी। पर्यावरण जो है संरक्षण का उत्तरदायित्व है, तो सरकार का भी है। ठीक है, पर्यावरण के जो संरक्षण, पर्यावरण को जो बचाया जाए तो सरकार की भी जिम्मेदारी है। जो शिक्षण संस्थान है जहाँ पढ़ाया जाता है तो उनकी भी जिम्मेदारी है कि उनको पढ़ाया जाए लोग बच्चों को, जिससे पर्यावरण का जो है नुकसान ना करे, उसको बचाएं, पेड़ लगाएं। जनता का भी जो है उत्तरदायित्व है, इसलिए इसमें होगा आपका डी। साइबर अपराध किए जाते हैं तो कहोगे इंटरनेट के माध्यम से। इसमें का बी होगा। निम्नलिखित में से कौन सी जो है विलुप्त प्रजाति आपको बताना है? तो विलुप्त प्रजाति कौन सी है? तो जो डोडो इसमें दिया हुआ है ये विलुप्त प्रजाति है। ये जो है ये पक्षी है, ये जो है ये उड़ नहीं पाता है, ये उड़ने में असमर्थ था, लेकिन ये प्रजाति विलुप्त हो चुकी है हमेशा के लिए। जैसे कि डायनासोर वगैरह की प्रजाति विलुप्त होगी, सेम उसी प्रकार ये भी प्रजाति जो है विलुप्त हो गई है। इसमें होगा आपका सी। अगला क्वेश्चन भी आपका ईएमएस का फुल फॉर्म क्या है? एनवायरमेंट मैनेजमेंट सिस्टम। इसमें का पहला। फिर आपका है 96 नंबर क्वेश्चन है कि आप जो है प्रदूषण नियंत्रण में योगदान दे सकते हैं कैसे? आप प्रदूषण नियंत्रण का मतलब होता है कि प्रदूषण को कैसे आप कंट्रोल कर सकते हैं, उसमें आप कैसे योगदान दे सकते हैं। तो साइकिल का प्रयोग करके आप गाड़ी ज़्यादा चलाते हैं तो प्रदूषण होता है एनवायरमेंट में, तो 1 महीने आप साइकिल का यूज कीजिएगा तो आपका भी जो है उसमें योगदान रहेगा कि आपने पर्यावरण को कम किया है। और ईंधन चलित वाहन का उपयोग न्यूनतम करके, कम से कम करके, पौधारोपण करके और इस सभी के माध्यम से आप जो अपना योगदान दे सकते हैं। पवित्र उपवन जो है उपयोगी होते हैं, तो दुर्लभ और लुप्त प्राय प्रजातियों के संरक्षण के लिए। इसमें का सी होगा। फिर आपका 98 नंबर क्वेश्चन, यदि कोई जो है आपको घूस दे रहा तो आप क्या करोगे? तो आपको रिफ्यूज कर देना है, अस्वीकार कर देना, मना कर देना। एक अच्छे भारतीय नागरिक के रूप में हमें जो है क्या करना चाहिए? तो भ्रष्टाचार का प्रोत्साहित करना चाहिए? नहीं। भ्रष्टाचार का भाग बनना चाहिए? नहीं। भ्रष्टाचार का विरोध करना चाहिए? बिल्कुल। इसमें का तीसरा। फिर लास्ट में आपका 100 नंबर क्वेश्चन की, यदि कोई जो है आपका वैध कार्य करने के लिए कोई घूस मांग रहा है, मान ले जो है आपने कोई पेपर वगैरह निकाल दिया, आपका मेडिकल रह रहा है, तो कोई घूस मांग रहा है तो आपको क्या करना चाहिए? घूस दे देना चाहिए? तो देखो कभी कभी परिस्थितियाँ ऐसी आ जाती हैं तो आदमी के ऊपर डिपेंड करता है। मान लो किसी का काफ़ी जो है प्रैक्टिस के बाद, काफ़ी कोशिशों के बाद बेचारे का पेपर निकला है, उसका मेडिकल में कोई दिक्कत है, तो अब किसी तरह कोई जो है कार्य करके कोई जो है घूस वगैरह की गुंजाइश है, तो व्यक्ति भी सोचता है, व्यक्ति के ऊपर डिपेंड करता है कि हाँ अब इतनी हमने मेहनत किया है, इतने दरवाजे के पास तक आ गए हैं, अब यहाँ से यदि 1,00,000 1,50,000 अगर चला भी जाएगा तो, क्योंकि काफ़ी ऐसा होता कि कभी भी ऐसा चांस आते नहीं, तो लोग खुद ही सोचा करते हैं कि यदि घूस के माध्यम से किसी तरह सिलेक्शन हमारा हो जाए तो काफ़ी अच्छा रहेगा। तो इसमें यदि देखा जाए तो घूस जो है मांगने का मतलब ये होता है दोनों की इसमें जो है रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है।
तो कभी भी कंडीशन ऐसी आ जाती थी कि आपको घूस देना ही आपको उचित लगेगा। तो ये डिपेंड करता है आपके ऊपर, नहीं तो आपको जो है घूस देने से आपको जो है मना कर देना है, ठीक है। या फिर जो उत्तराधिकारी से आपको जो है उत्तराधिकारी से शिकायत करोगे, तो वैसे तो शिकायत करना तो ये इसमें का एकदम राइट आपका ऑप्शन रहेगा, ठीक है। लेकिन कारण ये होता है कि आप किससे शिकायत करने जाओगे, पता चले उनको भी ये सब ऊपर वो भी बैठा हुआ है घूस ले, उसका भी हिस्सा है उसी में। तो ये डिपेंड करता है पूरे सरकार जो है गवर्नमेंट पर, ठीक है, वहाँ की जो व्यवस्था है उसके ऊपर डिपेंड करता है। तो आपको कैसा यहाँ से उचित लगता है, तो इस क्वेश्चन का आंसर मैं नहीं दूंगा आपको। इसका जो है क्वेश्चन का आंसर आपको पिन करना है कि आप किस में राय क्या है, आपका मन क्या है कि इसका राइट आंसर क्या होना चाहिए। हमें क्या घूस दे देनी चाहिए, कुछ ऐसी परिस्थितियां होती हैं जहां घूस देना आपको भी अच्छा लगेगा, ठीक है। तो आपका क्या राय है अपनी एक बार कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइएगा। फिलहाल के लिए इसमें का जो राइट हो जाएगा जो उत्तराधिकारी हैं, ठीक है, उच्च अधिकारी है जो उनसे उनसे आपको शिकायत करना है। तो इसमें का राइट होगा आपका तीसरा ऑप्शन। लेकिन अपनी आपकी राय क्या है एक बार कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइएगा। इसकी जो है मैंने चैप्टर्स क्लासें पहले ही करा दी, मैंने आपको बोला शुरुआत में ही। तो इस बार हम चैप्टर्स क्लासें नहीं करा रहे हैं, केवल मॉडल पेपर को ही सोल्व करेंगे जितने भी पिछले साल हुए हैं। तो प्ले लिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, आप जाकर सारी की सारी तैयारी आप स्टार्ट कर दीजिएगा। और अन्य जितने भी सब्जेक्ट है सभी की तैयारी है हमारे चैनल पर, चैप्टर्स भी हम कराते हैं और मॉडल पेपर, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर सब सारी की सारी क्लास आपको यहाँ पर मिल जाएंगी बिल्कुल फ्री में। तो जाकर ज्वाइन कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लेना, जिससे अन्य कोई मैं वीडियो डालूंगा तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिलेगा सबसे पहले। मिलता है वीडियो के लिए, तब तक सभी को थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।